नमस्कार, स्वागत है आप सबका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नए साल में अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दिसंबर में जीएसटी का संग्रह 1,15,174 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी महीने के मुकाबले जीएसटी का संग्रह ये सबसे सर्वाधिक स्तर है। पिछले 21 महीनों में अगर देखा जाए तो ये अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। दिसंबर महीने में आयातित वस्तुओं से राजस्व 27% बढ़ा है और घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8% अधिक रहा है। अगर जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुझान के अनुरूप देखें तो लगातार ये तीसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को उसने पार किया है। दिसंबर 2020 में कुल राजस्व संग्रह दिसंबर 2019 के मुकाबले 12% अधिक था। तो बजट से पहले और नए साल में जीएसटी संग्रह के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं और इस संग्रह के बढ़ते जो अनुमान हैं उसके मुताबिक हैं और उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं और आने वाले कुछ महीनों में ये बढ़ोतरी किस स्तर पर होगी और उसके लिए क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं और जिसकी तैयारी शायद बजट में दिखे, समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से दीपशिखा सिकरवार हैं। दीपशिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं AJNI-FM से, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत पांडे सर आपसे करना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आप दिसंबर के जो आंकड़े जारी किए गए हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर, और जिस तरीके से हमने देखा था कि अनलॉक के बाद जो उम्मीद की जा रही थी और जो लक्ष्य तय किए गए थे उम्मीद के मुताबिक, यानी कि रिकवरी जो सोची जा रही थी, क्या उससे तेज दिख रही है? बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और हम सितंबर महीने से ही बराबर बढ़ोतरी देखते आ रहे हैं। लेकिन जो इस महीने में जो बढ़ोतरी हुई है वो अभूतपूर्व है और उसका एक मुख्य कारण है कि पिछले कुछ महीनों में कर वंचना को लेके कार्रवाई को बड़ी तेजी से गति दी गई है। करीब करीब मैं समझता हूं कि 1,63,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे और करीब 7,000 एंटिटीज को, जो फेक एंटिटीज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। करीब 200 लोगों को अरेस्ट किया है बड़े हाई वैल्यू केसेस में। तो इन सब से, और आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है, तो उसकी वजह से भी जो इस तरह के फर्जी कंपनियां चला रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। और उसके अलावा इंपोर्ट्स में जो पोर्ट क्लियरेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से खासतौर से इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं उन पर जो जीएसटी कलेक्ट होती है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ मुख्य कारण हैं। वैसे अब जैसे जैसे आगे महीनों में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर वृद्धि की उम्मीद रखते हैं। दीपशिखा, जिस तरीके से जब और जीएसटी लागू किया गया उसके बाद तक का अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें ये सर्वाधिक है किसी एक महीने में कलेक्शन। और जब जीएसटी लागू किया गया तो उस वक्त जो टारगेट सेट किए गए थे, हालांकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आई थी और एक डर का माहौल नज़र आया था राज्यों के बीच में ही। लेकिन दिसंबर के महीने से किस तरीके की तस्वीर या संकेत और बड़े कारण क्या हैं इसके पीछे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नवंबर के बाद से इसमें उछाल या ऊपर की तरफ जो ट्रेंड है वो दिखा है। देखिए कविंद्र, ये जो दिसंबर के आंकड़े हैं ये आपने देखा अक्टूबर नवंबर फेस्टिवल सीजन था, त्योहार का समय था, और उस टाइम जो स्टॉकिंग हुई है और जो खरीदारी हुई है उसका असर इन आंकड़ों पर पड़ा है और वो दिख रहा है। और लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें, जो सितंबर से ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ है जीएसटी कलेक्शन का, जैसे जैसे आप दिख रहा है कि अनलॉकिंग हुआ, रिस्ट्रिक्शंस जो है सरकार ने लगाए थे वो खत्म हुए और इकोनॉमी में थोड़ी बढ़ोतरी, थोड़ा रिकवरी दिखा। वो रिकवरी का असर जो है जीएसटी में दिख रहा है। दूसरा चीज है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते थे कि जो व्यापार है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा इम्पैक्टेड रहा है इस पूरे कोविड के दौरान, और वो व्यवसाय कुछ
हद तक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आया है। हमने देखा ऑनलाइन सेल्स और इस सब में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो एक जो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनके कारण जीएसटी में एकदम से इस दिसंबर के महीने में एकदम से सुधार दिख रहा है, वो ये कि एक तो आपका थोड़ा रिकवरी का असर आया है, थोड़ा फेस्टिवल स्टॉकिंग था, और दूसरा चीज ये है कि सरकार की तरफ से भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। डेटा जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स का, इनकम टैक्स का, कस्टम्स का, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है पता करने में जो कर नहीं दे रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं उनको लेकर के। तो एक खास तौर पे मुहिम सी छेड़ी गई है। तो एक तो ये उस मुहिम का भी असर है, और दूसरा अगर आपने देखा जो रिकवरी आई है वो इंपोर्ट्स में भी रिकवरी आई है, इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी दिखी है। तो वो भी इंपोर्ट्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसमें भी आपको ये बढ़ोतरी दिख रही है। पांडे सर, एक चीज़ और उसके बाद मैं जाना चाहूँगा ब्रजेश जी आपके पास, लेकिन जिस तरीके से 3 फैक्टर जो कहे जा रहे हैं, लेकिन मेजर क्या ये है कि फेस्टिव सीजन का भी असर दिख रहा है, या अनलॉक के बाद धीरे धीरे तमाम राज्यों में जिस तरीके से रियायत दी गई है उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है, या फिर जो इनिशियल तौर पर हमने देखा था कि कुछ लेवरेज मिली थी, कुछ जगह छूट दी गई थी जीएसटी कलेक्शन को लेकर, या फिर जो दिक्कत आ रही थी जीएसटी फिल करने को लेकर, सबमिट करने को लेकर, उसको स्मूथन करने का नतीजा है ये? देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ तो शुरुआती समय में बहुत सारे कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए थे बिजनेस को, कंप्लायंस को लेके। तो कंप्लायंस को लेके अगर एंटी इवेजन मेजर्स, कर वंचना रोकने के लिए, तो दो तीन चीजें थी। जो ई इनवाइसिंग थी, इनवाइस मैचिंग का सिस्टम था कि सारा इलेक्ट्रॉनिक हो। फास्टैग मैंडेटरी करना था ताकि जो वो जहां पर भी हाईवे से जा रहे हैं गुड्स, उनका ट्रैकिंग हो सके, मूवमेंट ट्रैक हो सके और उसकी रोका जा सके। और रजिस्ट्रेशन को लेके नील फाइलर्स या फेक फाइलर्स को, और इन सभी में जो टेक्नोलॉजी ग्लिचेस थे सिस्टम में, वो धीरे धीरे सुधार पे हैं। और इसलिए हम जो देख रहे हैं ये केवल फेस्टिवल स्टॉकिंग का ही असर नहीं है, उससे कहीं आगे बढ़ के ये उस सिस्टम में सुधार की है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात है, और इसके हमें और आगे अच्छे परिणाम दें। आप एक आंकड़ा देखिए कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो उसमें सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्स शामिल किए गए थे। तो उस समय उसमें करीब 72 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे जी। आज की डेट में जीएसटी में उन्हीं सारे के मुकाबले करीब 1 करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड हैं, जबकि बहुत सारा डी रजिस्ट्रेशन भी हुआ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया। पहले के रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स में बहुत छोटे वैल्यू पर भी रजिस्ट्रेशन होता था, तो डी रजिस्ट्रेशन के बावजूद 72 लाख से 1 करोड़ 28 लाख हो गया। और उसमें दिसंबर में करीब 87 लाख रिटर्न फाइल किए गए। तो ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कंप्लायंस को लेके, सहूलियत को लेकर, जिस तरह से कि जो ईमानदार करदाता हैं उनको सहूलियत दी जाए और जो बेईमान करदाता है उनके पीछे कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों का ये मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है, और मैं इसको ही सबसे महत्वपूर्ण समझना। ब्रजेश जी, क्योंकि अगर आपकी एक तो शुरुआती प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि जो ये रिकॉर्ड हाई कलेक्शन का दिख रहा है, आपके नज़रिए से क्या बड़े फैक्टर इसके पीछे कारण नज़र आ रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरीके से 2019 से अगर हम कंपेयर करें इसी महीने में, और जो उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिख रही है, वो क्या ये इशारा कर रही है कि लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हुई थी उससे हम बाहर आ चुके हैं? और क्या ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर सरकार ने रिफॉर्म्स, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन या टैक्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए थे, उसके शुरुआती नतीजे ये हमारे सामने हैं? देखिए, मैं 3-4 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। पहला कि एक जो कहा जा रहा है कि फेस्टिव रीजन है जिसके कारण बूम हुआ है, तो आपको ध्यान होगा कि इसी जो दिसंबर का आंकड़ा है वो वस्तुतः वो नवंबर में जो घटना घटी है उसका यह दिसंबर का आंकड़ा है।
तो पिछले महीने जो है अगर फेस्टिवल सीजन था तो उस फेस्टिवल सीजन के टाइम पे कोविड एक दोबारा बूम पे आया, जिसके कारण कई जगह लॉकडाउन भी हुआ, कई जगह आपको पार्शियल लॉकडाउन भी हुआ, कर्फ्यू भी लगा, जिसका असर जो है बाजार पे पड़ा, बाजार बंद हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बाजार बंद हुआ है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यह ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ई कॉमर्स जो है वो उसमें आपको करीबन 65% का वृद्धि हुआ है। और इस ई कॉमर्स में जो आपका ग्रॉस ट्रांजैक्शन कहिए या रेवेन्यू जनरेशन कहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास है, 57-58 हजार करोड़ है। तो इसका असर आपको जीएसटी के ऊपर दिखेगा। एक रीजन ये है। तो फेस्टिव रीजन का कारण ऐसा नहीं है कि फेस्टिव रीजन का कारण शून्य के तौर पे है, लेकिन इतना रोबस्ट नहीं है जिसके कारण आप फुल स्ट्रेट फेस्टिव रीजन को देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स तो आपका अप्रोक्सीमेटली 11% के ऊपर डबल डिजिट में बढ़ा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलैक्सेशन जो आपने किया नियमों में, उसके कारण। लेकिन सर्विसेज में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जो बताता है कि जीएसटी कलेक्शन हमारा और बढ़ेगा, पोटेंशियल है। अभी हमारा इकोनॉमी पूर्णतया खुला नहीं, पूर्णतया टेक्निकल रिसेशन से बाहर नहीं आया, अभी ये उस ट्रैक की ओर बढ़ रहा है। तीसरा चीज आपको ध्यान देने का है कि आप देखे होंगे कि एक सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जिसका असर आपको रियल एस्टेट पे पड़ता है। रियल एस्टेट आपका उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसका असर आपको जीएसटी पे दिखता है, क्योंकि वहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां कलेक्शन ऑफ जीएसटी भी ज्यादा होगा तुलनात्मक, क्योंकि स्मॉल ट्रांजैक्शन विल से कम आपको बनेगा। और स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो आपका कंट्रैक्शन उसमें दिख रहा है। तो अगर ये स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री आने वाले समय में, अगर मान लीजिए जैसे बजट का जिक्र किया गया था, बजट में अगर इस रियल एस्टेट सेक्टर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिसके तहत आपका स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बूम पे आएगा, तो इस जीएसटी आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। और फेस्टिव रीजन अगर इतना ही अच्छा होता तो आपके कोर इंडस्ट्रियल इंडिसेस जो हैं वो नीचे नहीं गिरते, वो ऊपर बढ़ते। लेकिन यहां पे ये देखिएगा, ये नीचे की ओर बढ़ रहा है। बैंक्स का जहां तक आप देखेंगे, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट में बहुत लीनियंसी बरत रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे कर रहा है। फाइनेंशियल सेविंग भी आपका बढ़ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आप कहीं न कहीं जो है बैंक उस रिस्क बियर कर सकता था, लेकिन रिस्क अभी अवॉइड कर रहा है। तो बैंक भी अगर ओपन हो जाए और इंडस्ट्रीज भी ओपन हो जाए, तो ये जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कि खाली बैंक के ऊपर ये फेस्टिव रीजन नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट लेंगे, कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंप्लीमेंटेशन का। आज जो मैल प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेडर्स और जो फर्जी इनवॉइसेस जनरेट कर करके लोगों ने किया है, ये सारी चीजें जो डिटेक्ट हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रही हैं। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका डीआरआई कर रहा है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा है, आपका जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा है। तो इसका भी एक असर है, जिसके कारण थोड़ा आपको कलेक्शन ज्यादा दिख रहा है। कॉम्प्लायंस जो है, इसमें अगर आप इसको देखेंगे, एक कलेक्शन एफिशिएंसी रेट होता है, जिसको आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल कलेक्शन और आउट ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेशन पे। तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी का एक सहसंबंध कहिए, वो आपको आरएनआर से भी दिखता है, जिसको आप एडजस्टेड रेट कहते हैं, या रिस्क न्यूट्रल, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं। तो उन सभी चीजों का भी इसमें मिला जुला स्वरूप है। कॉम्प्लायंस लार्जर कंट्रीब्यूशन है, फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स का एक लार्जर कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण कलेक्शन बढ़ा है। और ये कलेक्शन अभी आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि आपने जो जुलाई 17 से इसको लागू किया,
तो आपने स्टार्टिंग में काफी लीनियंसी बरती, आपको सिस्टम स्टेबलाइज करना था, रेट्स को जो है एडजस्ट करना था, कई जगह आपने रेट्स को नीचे किया है। और कौटिल्य का एक लाइन मुझे याद आता है कि टैक्स जो है राजा को हर किसी से कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन डिफरेंट तरीके से। जैसे मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों से रस निकालती है, वैसे ही जो है टैक्स स्लैब का भी इस पे असर है। एक चीज जो पांडे सर जो कही ब्रजेश जी ने, क्योंकि चाहे आप टूरिज्म सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर जैसे कि कहा कि बिल्कुल अपने अभी उस पोटेंशियल के लिहाज से पूरी तरीके से सामने नहीं आया है अनलॉक के बाद भी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं और जो हमारी हाउसिंग सेक्टर कहा जाता है वहाँ पर भी अभी वो गतिविधियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर मैं जो आंकड़े देख रहा था स्टेट स्पेसिफिक, अगर हम देखें जीएसटी को लेकर, नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर अभी भी 2019 के मुकाबले जो ग्रोथ है वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि कमी दिख रही है। जैसे कि अरुणाचल में करीब 22% की कमी है अभी भी, जम्मू कश्मीर में करीब 22% की कमी है। इसी तरीके से अलग अलग जो राज्य हैं, दमन-दीव में 96% है, केंद्र शासित राज्यों में 25% है। ये कोई खास फैक्टर्स के पीछे है इन राज्यों में? देखिए, इन राज्यों के पीछे खास फैक्टर ये है कि ये जो है जिनको हम हिमालयन स्टेट कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में जीएसटी आने से पहले स्कीम ये थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल एक्साइज का एग्जम्पशन था कंप्लीट। तो सेंट्रल एक्साइज एग्जम्पशन के होने की वजह से वो बहुत सारी चीजें वो वहाँ ऐसी प्रोड्यूस करते थे जिसकी खपत उस प्रदेश में नहीं थी, उस प्रदेश से बाहर थी। तो उसका उनको फायदा मिलता था, उसको प्राइस कम देकर दे सकते थे। और इसकी वजह से ये भी एक वजह है कि पंजाब से जैसे बहुत सी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, मान लिया हिमाचल शिफ्ट हो गई या कश्मीर शिफ्ट हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी है डेस्टिनेशन टैक्स, जहां कंज्यूमर है फाइनल स्टेट में, उसको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां पर उसका जीएसटी का इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से ये हुआ कि इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टेट्स में सफर ना करे, इसलिए जीएसटी आने के बाद ये तय किया गया कि जो हमारा औद्योगिक संवर्धन विभाग है उसमें ये स्कीम है कि जो सेंट्रल शेयर है जीएसटी का, उसको रिइंबर्समेंट करने की योजना चल रही है। तो पूरी तरह से तो उसकी जो पहले सेंट्रल एक्साइज का कंप्लीट एग्जम्पशन था, इससे थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन शायद हर जगह पूरा कंपेंसेशन नहीं होता है। और चूंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, इसलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो केवल इसी वजह से चल रही थी वहां पर कि खाली वहां पर पैकेजिंग करना है, ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है और सब कुछ लेबलिंग पैकेजिंग करके बाहर भेज देना, तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज कम हुई हैं। तो ये एक वजह है। दीपशिखा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन में जब हमने देखा था कि कमी दिख रही थी और जो लक्ष्य है उससे काफ़ी कम थे कुछ महीनों में, वहाँ पर न सिर्फ केंद्र की बल्कि राज्यों की चिंताएं बढ़ गई थी। जो उनका डेफिसिट है वो बढ़ रहा था, बोरोइंग की बात हो रही थी और जो उनकी बड़े फ्लैगशिप स्कीम्स या प्रोग्राम हैं उसमें कटौती तक का अंदेशा हो रहा था और एक आर्थिक संकट दिख रहा था कई राज्यों के सामने। बजट से ठीक पहले ये जो एक अच्छी खबर मैं कहूँ जीएसटी कलेक्शन की है, राज्य और केंद्रों के नज़रिए से उसका इम्पैक्ट कैसे आप देखती हैं बजट में, और क्या कुछ और सहूलियत जीएसटी के इस बढ़ते ग्राफ के चलते कुछ खास सेक्टरों में जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे थे, क्या हम वहाँ पर देख सकते हैं या वहाँ के लिए एल्बो रूम सरकार को मिल जाता है? बिल्कुल कविंद्र, अगर हम सब जानते हैं दिसंबर के जो आंकड़े आते हैं, जो टैक्स के आंकड़े आते हैं, वो बजट के जो आंकड़े बनते हैं, जो एलोकेशंस होते हैं, उसके निर्धारण का बेस और जो अजम्पशंस यूज किए जाते हैं वो दिसंबर आंकड़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो ये जो दिसंबर के आंकड़े इतने इनकरेजिंग आए हैं, उससे जाहिर सी बात है कि सरकार को, और न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी थोड़ा संबल मिलेगा, क्योंकि हर कोई जानता है, हर सरकार ये प्रयास कर रही है कि इकोनॉमी जो है अपने राज्य की और देश की भी, उसको कितना जल्दी से जल्दी पटरी पे लाया जा सके। और
इस साल सरकार ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट में भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी को बूस्ट मिलेगा। तो अब सरकार के पास जैसे इस साल तो जो पहला तिमाही था उसमें 1-1.5 महीना कंप्लीट लॉकडाउन, तो रेवेन्यूज जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल आए थे, तो उससे बहुत परेशानी हो गई थी, सरकार को बोरोइंग करना पड़ा था, राज्य सरकारों को भी बहुत बोरोइंग करना पड़ा। तो जब अगर ये उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़े अगर चलते रहेंगे और रिकवरी रहेगी अगले साल, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो हैं बहुत सारे कदम उठा पाएंगी और स्पेंड कर पाएंगी, क्योंकि इस समय इकोनॉमी की बहुत बड़ी जरूरत है, सरकार स्पेंड करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़े सरकार का, ताकि जो इकोनॉमी को पुश चाहिए वो बराबर मिलता रहे। तो ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ही इनकरेजिंग है और मुझे लगता है कि बजट में जब सरकार बनाने बैठ रही है इस समय, तो इन आंकड़ों से उनको काफी हेल्प मिलेगी। ब्रजेश जी, वाकई जो दीपशिखा कह रही है कि बजट से ठीक पहले ये तमाम सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, उनके लिए एक अच्छी खबर है और इसका असर कहीं ना कहीं बजट की जो स्कीम्स पॉलिसी होंगी या फिर जो एलोकेशन होता है वहाँ पर साफ तौर पर देखेगा। और दूसरा सवाल मेरा कि जो आपने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन जैसे किया गया है, जो जीएसटी को लागू करते वक्त लक्ष्य तय किए गए थे, ऐसा लगता है कि जब बीच में कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे कि वो बहुत स्वाभाविक नहीं है, ज़मीनी हकीकत से दूर है, तो अब आज के इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम उस ब्रैकेट या उस एट पार को भी आगे पार कर लेंगे। देखिए, सूर्योदय से पहले आसमान में जो लालीपन रहता है, ये आंकड़ा बस वही है। अभी सूर्योदय होना बाकी है। आप आज का अगर सेंसेक्स देखें तो वो 48,000 का फिगर पार कर गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड को जन्म देता है। ये जीएसटी का कलेक्शन का ये फिगर जो रिकॉर्ड है, ये आने वाले टाइम में नए नए रिकॉर्ड्स को जन्म देगा। ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आप शुरू के साल 2 साल अगर आप देखें तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, जो नए सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए जो जरूरत समय चाहिए था उसमें निकल गया। अभी तो मोमेंटम पकड़ा ही नहीं है, ये मोमेंटम पकड़ना अभी बाकी है। और उसी बीच में आपको ये कोविड का असर दिख गया। तो जो गाड़ी जीएसटी की जितनी तेज रफ्तार से चलनी चाहिए थी, जो लक्ष्य सोचा गया था, वो अभी तो पकड़े नहीं है। अभी आपने जो है समझिए कि 1 नंबर 2 नंबर गियर में आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, रिकवरी के पाथ को आप टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। आने वाला समय में अगर जैसे वैक्सीन का भी आपको बाजार में सेंटीमेंट दिख रहा है, उससे बाजार रिवाइव हो रहा है, और आने वाले बजट में जो जिन जिन एरिया में ग्रे परफॉर्मेंस है उसको अगर नेसेसरली अटेंड किया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये फिगर भविष्य के कई सारे रिकॉर्ड को डायरेक्ट करेगा, डिफाइन करेगा, डिटरमिन करेगा। ओके, पांडे सर, क्योंकि जब जीएसटी कलेक्शन एक नए रिकॉर्ड पर है और हम देख रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है, और जैसा कि कई सेक्टर हमने चर्चा की और जैसे कि कहा ब्रजेश जी ने और दीपशिखा ने कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अभी भी अपने पोटेंशियल से करीब 40 से 50% से लोअर साइड पर वो अभी भी हैं, और हो सकता है कि जनवरी के जब आंकड़े हमारे सामने आए तो वो ओपन अप हो रहे होंगे, तो एक नया रिकॉर्ड हमारे सामने हो। लेकिन इस जीएसटी कलेक्शन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, एक्सपेंडिचर पर किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले कुछ महीनों में, और किस तरीके से उनके पास स्कोप दिखता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो, क्योंकि ये सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, लिकर को छोड़ दें और ऐसे कुछ आइटम्स को, तो बाकी सारे कमोडिटीज और सर्विसेज का इनडायरेक्ट टैक्सेस अब जीएसटी में शामिल है। और 16-17 में जीएसटी से आने से पहले इन सारे टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन करीब 6% था जीडीपी का। अगर सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 28% ऑफ जीडीपी का खर्च करते हैं, तो 6% जीडीपी का केवल इन टैक्सेस से आता है।
तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब इस पर चौथाई, सरकारी खर्च का चौथाई भार इन करों पर है। तो ये तो इसकी अहमियत है। और उस 6% का हम इसको लाए क्यों थे जीएसटी की, उन सारे सेंट्रल एक्साइज सेल्स टैक्स में जहां जहां कर वंचना हो रही है, जो वैल्यू एडिशन चेन है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बीच की बहुत सारी स्टेजेस हैं जहां पर टैक्स गुल हो जाता है, वो नहीं मिलता। तो जीएसटी में ये है कि आपको हर स्टेज पर आपने इन्फोर्समेंट किया है कि या तो आप टैक्स दें, अपने इनपुट सप्लायर से कलेक्ट करें, या आप खुद भरें। तो एक ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट हो जाता है अगर पूरी चेन कवर हो जाए जीएसटी में। तो जीएसटी के इस ट्रांजिशन पीरियड में अभी पूरी वैल्यू एडिशन चेन अभी कवर नहीं हुई है, और धीरे धीरे वो उसमें सिस्टमेटिक रिफॉर्म में वो कवर होगा, तो रेट्स भी कम होंगे। देखिए, जब अभी किसी को लगता है कि 28% जीएसटी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर देखा जाए कि उसमें सेंट्रल एक्साइज 15% था और सेल्स टैक्स 15% था और भी कई टैक्सेस थे, तो लेकिन सेंट्रल एक्साइज किसी स्टिकर में नहीं आता था, वो हिडन टैक्स था, वो केवल सेल्स टैक्स दिखता था, तो लोग सेल्स टैक्स से कंपेयर करते हैं, जबकि जीएसटी में सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो इस वजह से भी लोगों को इतना समझ नहीं है कि ये 28% और सेस के साथ 40%, 45% कैसे हो जाता है। तो इसका पूरा मूलभूत आधार ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कवरेज बढ़ेगी तो रेट्स भी कम होंगे। मैं ब्रजेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो कहा कि पोटेंशियल से कम है। पोटेंशियल क्या है? अगर हम कहते हैं 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, नॉमिनल रेट है, अगर फैक्टर कॉस्ट पे लें, बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले लें कि इस समय कम है 160 लाख करोड़, और 160 लाख करोड़ की इकोनॉमी में अगर 60% जीएसटी दे रहे हैं, 40% मान लिया नहीं दे रहे किसी बहुत सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर वगैरह आप छोड़ दें, केवल 60% जीएसटी दे और एवरेज जीएसटी 15% हो, 15% 20-25 में, तो कितना बनता है मंथली कलेक्शन? 120,000 करोड़। जो अभी हम 115,000 करोड़ पर खुश हो रहे हैं, 120,000 तब बन रहा है अगर 60% जीएसटी जो है वो जीएसटी बियरिंग हो जाए केवल 15% एवरेज रेट से। राइट सर। तो ये है पोटेंशियल है, और जैसा ब्रजेश जी ने कहा, मैं उनकी आशावादी उससे पूरी तरह सहमत हूं, ये इसमें बहुत गुंजाइश है। और धीरे धीरे अभी देखिए फास्टैग जो है शिकंजा कसता जा रहा है, अभी फास्टैग जैसे मैंडेटरी होगा एक और बड़ा जंप आएगा। यानी कि कई रास्ते जो हैं जहां पर टैक्स चोरी की आशंकाएं होती थी, अब पतले सकरे गलियारे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई जो प्रावधान है, नए नियमों के साथ उनको रोका जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।